हेलो साथी। तो हम लोग अभी इतिहास में कुछ लिस्टिंग देखते हैं। तो इतिहास में हम लोग जो महत्वपूर्ण है कुछ वंश हैं जो देखो गुप्त काल तक तो बहुत अच्छा चलता है, हर्षवर्धन को लोग भी थोड़ा पढ़ लेते हैं। लेकिन जो राजपूत राजवंश है इसमें पूछता है, बहुत बड़ी तो नहीं पूछता है, इसमें कौन कौन से राजा किसके किस अंतर्गत थोड़ी छोटी चीज़ें हैं। वो राजपूत राजवंश के बारे में पूछा जाता है। तो उत्तर भारत में जब गुप्तोत्तर काल मतलब हर्ष का काल खत्म थोड़ा सा होता है, तो 6वीं शताब्दी के पश्चात क्या होता है ना, अधिकांश राजवंश जब गुप्त काल का जो विघटन होता है अच्छे से होता है गुप्तोत्तर काल में, तो बहुत सारे राजा बिखर बिखर के आते हैं। उसमें गुर्जर प्रतिहार वंश बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। तो उसमें क्या होता है, उत्तर भारत में जो ये राजपूत राजवंश है ना, ये इनका अगर काल काल की बात की जाए 6वीं से 12वीं सदी तक, तो उत्तर भारत में 6वीं शताब्दी के पश्चात क्या होता है कि अधिकांश राजपूत राजवंश थे, क्योंकि आधुनिक ऐतिहासिक मान्यता कहती है कि 7वीं से लगभग 12वीं शताब्दी के उत्तर भारतीय इतिहास को राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। क्या किस नाम से? राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। प्रमुख राजपूत वंश में जैसे कि चौहान वंश हो गए, गुर्जर प्रतिहार हो गए, चालुक हो गए, चेदी हो गए, चौहान हो गए, गढ़वाल हो गए। ये सब पूछा जाता है कि कौन वंश किनकी राजधानियाँ क्या थी, ऐसे मिलाने को देता है। तो छोटी छोटी सी बातें हैं, पढ़ लेते हैं, छोड़ के थोड़ी नहीं जाएंगे भैया जी बहनी जी। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की जो उत्पत्ति माना जाता है दोस्त, गुजरात के दक्षिण पश्चिम और राजस्थान के जो गुजरात दक्षिण पश्चिम उत्पत्ति गुजरात व दक्षिण पश्चिमी राजस्थान को माना जाता है। प्रतिहारों के जो अभिलेख हैं उन्हें श्री राम के अनुज लक्ष्मण का वंशज बताया जाता है। पुलकेशी द्वितीय के एहोल अभिलेख में भी सर्वप्रथम गुर्जर जाति का उल्लेख मिलता है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का जो संस्थापक माना जाता है, ये संस्थापक इसको हरिश्चंद्र को माना जाता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण शासक नागभट्ट को माना जाता है, नागभट्ट प्रथम को। कहा जाता है कि हर्षवर्धन के बाद ये काल मतलब कि गुर्जर प्रतिहार का बहुत मतलब कि उत्तर भारत में बहुत फैलाव था, लंबा सा फैलाव हुआ था, दिखता है। गंगा यमुना दोआब के क्षेत्र में हो, चाहे पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्र में हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे पंजाब में हो, पूरा उत्तर भारत में बढ़िया सा फैला हुआ था इन सबको। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रथम जो प्रमुख शासक है उनको देखते हैं गुर्जर प्रतिहार में। तो नागभट्ट प्रथम है, 730 ईस्वी से 756 ईस्वी तक शासन करते हैं। इनको अरबों से इन्होंने लोहा लिया था और ग्वालियर प्रशस्ति में इनको मलेच्छो मतलब अरबों को मलेच्छ कहा जाता था, मलेच्छों का नाशक करके कह के बताया गया है। फिर दूसरा शासक आता है कि वत्सराज। वत्सराज जो है ये 775 से 800 ईस्वी माना जाता है। वत्सराज एक शक्तिशाली शासक थे। वत्सराज एक प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। किसको? वत्सराज को। उसने उसने क्या हुआ कि वत्सराज ने त्रिपक्षी संघर्ष में सर्वप्रथम भाग लिया था और पाल वंश के शासक धर्मपाल को पराजित किया था। धर्मपाल जो पाल वंश भी इसी काल में थे। तो किंतु राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हो गया था। राष्ट्रकूट शासक ध्रुव से पराजित हुआ था। कौन? वत्सराज। अगर आपको पता हो तो जो राष्ट्रकूट वंश है ये चंदेल के वतापी जो हैं, इसके पुलकेशिन था, इसी के वंशज माना जाए, इसी के सामंत होते थे राष्ट्रकूट। समझ रहे हो? वतापी के चालुक्यों का। फिर वत्सराज के बाद नागभट्ट द्वितीय बनता है। नागभट्ट द्वितीय के बाद महत्वपूर्ण शासक मिहिर भोज। मिहिर भोज जो था ये महत्वपूर्ण शासक बनता है, जिसने अपनी राजधानी कन्नौज को स्थापित किया था और विष्णु भक्त था। इसको आदि वराह की उपाधि धारण किया था। आदि वराह और प्रभास की उपाधि धारण किया था। कौन? मिहिर भोज। प्रतिहार नरेश जो थे मिहिर भोज। अब जब इनके बाद क्या होता है कि मिहिर भोज जो 836 से 885 तक थे, और फिर उनके बाद 885 के बाद उनका पुत्र महेंद्र पाल प्रथम बनता है। महेंद्र पाल जो प्रथम है ये इनका मिहिर भोज का पुत्र था। महेंद्र पाल की जो राज्यसभा था उसमें प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर निवास करते थे। राजशेखर ने क्या लिखा है बताओ? कपूर मंजरी कौन लिखा है? राजशेखर ने लिखा है। कपूर मंजरी हो, काव्य मीमांसा हो, विद्वसाल भंजिका हो, या फिर बाल रामायण हो, या भुवन कोश हो, ये सब कौन लिखे हैं? सब यही लिखे हैं हरविलास ने। और हरविलास जैसे प्रसिद्ध बहुत सारे जैन ग्रंथ हैं। तो ये हरविलास जैन ग्रंथों की रचना कौन किया? ये सब किए थे कौन? राजशेखर किसके रहते थे? महेंद्र पाल प्रथम के। 885 से 910 ईस्वी तक काम किया था ये। फिर महत्वपूर्ण शासक रूप में महिपाल प्रथम आता है, 912 से 944 ईस्वी तक था। 912 से 944 ईस्वी तक के कौन था? महिपाल प्रथम था। ठीक है, महिपाल प्रथम था। फिर महिपाल प्रथम के बाद महेंद्र पाल, देवपाल, विनायक पाल जैसे बहुत सारे छोटे छोटे शासक हुए। तो कहा जाता है कि इसका अंतिम शासक बात की जाए तो अंतिम शासक जो था यशपाल था।
ये अंतिम शासक कौन था दोस्त? यशपाल था। किसका? यशपाल। फिर गढ़वालों ने कन्नौज पर अधिकार कर गुर्जर प्रतिहार वंश का अंत कर दिया। कौन? गढ़वाल ने। तो गढ़वाल वंश कन्नौज की गढ़वाल वंश की स्थापना कौन किया था? चंद्रदेव ने कन्नौज में गढ़वाल वंश की स्थापना किया था। कौन? चंद्रदेव ने। चंद्रदेव ने। कहा जाता है कि दिल्ली की जो तोमर वंश था ये भी गढ़वालों को अधीनता स्वीकार किया था और उसने महाराज धीराज की उपाधि भी धारण किया था। कौन? चंद्रदेव ने। चंद्रदेव ने। गढ़वालों के प्रमुख शासक की बात किया जाए तो गोविंद चंद इसके जो 1114 से 1155 ईस्वी तक थे। फिर जयचंद, आप नाम सुने होंगे, तराइन का युद्ध वगैरह जो सुने हैं, तो जयचंद्र 1170 से 1194 ईस्वी तक जो तराइन तृतीय युद्ध में खत्म होता है। तो जो जयचंद होता है 1170 से 1194 तक जयचंद होता है। आप लोग को पता है कि 1194 चंदावर का युद्ध होता है, तब हम आपको लगा तो तराइन बोल दिए थे। तो 1194 चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गोरी ने इसको पराजित करता है और इसका खत्म हो जाता है। फिर कालांतर में इल्तुतमिश ने कन्नौज पर अधिकार कर गढ़वाल वंश के शासन को समाप्त कर देता है। तो कन्नौज गढ़वाल याद रखना। अब शाकंभरी का चौहान वंश की बात करें तो 7वीं शताब्दी में वासुदेव द्वारा स्थापित शाकंभरी मतलब कि सांभर और अजमेर के निकट चौहान वंश की स्थापना होती है, वासुदेव द्वारा स्थापित होता है। इसके प्रमुख शासक की बात की जाए साथ ही साथ दोस्त अजयराज। कौन? अजयराज जो थे ये 12वीं शताब्दी में चौहान वंश का शासक बनता है। वह पृथ्वीराज प्रथम का पुत्र था। उसने अजमेर नगर की स्थापना किया था। कौन? अजयराज ने अजमेर नगर की स्थापना की था और उसे अपनी राजधानी बनाया था। तो चौहान वंश की क्या थे? अजमेर से संबंधित थे। अजयराज का उत्तराधिकारी अडरोराज एक महत्वपूर्ण शासक वो भी था जो अजमेर के निकट सुल्तान महमूद की सेना से पराजित किया था। सुल्तान महमूद की सेना कौन पराजित किया था? अजयराज का उत्तराधिकारी अडरोराज। फिर इसके महत्वपूर्ण और चौहान वंश में महत्वपूर्ण शासक में मिलेगा आपको बीसल देव, जिसे विग्रहराज चतुर्थ कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ 1153 से 1163 ईस्वी तक शासन किया था। तो इसके दरबार में महत्वपूर्ण एक रचयिता सोमदेव रहते थे। सोमदेव किसकी रचना की थी? कथा सरित सागर की रचना कौन किया था? सोमदेव ने किया था, जिन्होंने बीसल देव के सम्मान में ललित विग्रहराज नामक ग्रंथ की रचना किया था। तो बीसल देव सम्मान में ललित विग्रहराज की रचना। तो और चौहान वंश में सबसे महत्वपूर्ण शासक आप सबको पता है पृथ्वीराज तृतीय था, जो 1178 से 1192 ईस्वी तक शासन किया था। और पृथ्वीराज चौहान अथवा पृथ्वीराज तृतीय को राय पिथौरा भी कहा जाता था। जहाँ चौहान वंश का सबसे प्रसिद्ध राजा इसी को माना जाता है। इसने अपनी राजधानी दिल्ली का निर्माण किया था। पृथ्वीराज चौहान जो है 1186 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान ने गुजरात के चालुक्य शासक भीम द्वितीय पर आक्रमण किया था और परमार राजकुमारी से विवाह के प्रश्न पर भीम द्वितीय से उसका युद्ध हुआ था। फिर 1191 में मोहम्मद गोरी तथा पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन का प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित होता है। दूसरी युद्ध में तराइन द्वितीय युद्ध में ये पराजित होते हैं भाई साहब। कौन? पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज चौहान के राजकवि थे कौन? चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो नामक अपभ्रंश महाकाव्य और जयानक ने पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की रचना की थी। कौन? जयानक ने। अब देख सकते हैं दोस्त, अब जो मालवा क्षेत्र में था जिसमें जेजा भुक्ति का चंदेल वंश, जो खजुराहो का मंदिर बनवाए हैं चंदेल शासकों ने। तो जेजा भुक्ति जो बुंदेलखंड क्षेत्र में 9वीं शताब्दी में चंदेल वंश की स्थापना नन्नुक ने किया था। कौन किया था? नन्नुक ने। इसकी राजधानी खजुराहो थी। नन्नुक के पौत्र जय शक्ति अथवा जेचा के नाम पर यह प्रदेश जेजाग भुक्ति कहलाया। क्या कहलाया? जेजाग भुक्ति। ये पीसीएस में कई बार पूछ चुका है। प्रमुख शासक की बात किया जाए तो इसमें यशोवर्मन प्रमुख शासक है 925 से 950 ईस्वी तक। यशोवर्मन ने खजुराहो में एक विष्णु मंदिर का स्थापना किया, जलाशय का स्थापना किए थे। फिर धंगदेव आते हैं, धंगदेव महोदय। तो धंगदेव कहा जाता है चंदेल वंश का पहला शासक था जो महाधीराज की उपाधि ली थी। धंगदेव 950 ईस्वी से 1007 ईस्वी तक शासन किया था। यह यशोवर्मन का पुत्र था। उसे प्रतिहारों से पूर्ण स्वतंत्रता का वास्तविक श्रेय दिया जाता है। जो प्रतिहारों से इसने पूर्ण स्वतंत्रता का वास्तविक श्रेय किसे? धंगदेव को दिया जाता है। धंगदेव को कहा जाता है धंग के शासनकाल में ही जो निर्मित हुआ था खजुराहो का विश्वविख्यात मंदिर, स्थापत्य कला जो अनोखा उदाहरण है। धंग के बाद उसका पुत्र बनता है गंडदेव, राजा हुआ गंडदेव। फिर गंडदेव के बाद विद्याधर बनता है। विद्याधर 1019 से 1029 तक। विद्याधर जो था गंडदेव का पुत्र था। चंदेल शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। मुसलमान लेखक उसके नाम का उल्लेख चंद्र तथा बीदा नाम से करते थे। चंद्र और तथा बीदा नाम से किसका शासक करते थे? विद्याधर का। विद्याधर ने मालवा के परमार शासक भोज
और कलचुरी शासक गांगेय देव को पराजित कर उसे अपने अधीन कर लिया था। चंदेल वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक परमदिरदेव था अथवा परमल था। 1182 ईस्वी में पृथ्वीराज ने उसे पराजित कर महोबा पर तथा 1203 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने कालिंजर पर अधिकार कर लिया और अंततः 1305 ईस्वी में चंदेल राज दिल्ली के शासन में मिल गया। फिर साथ ही अगर मालवा का परमार वंश की बात की जाए तो परमार वंश का जो आरंभ था ये 9वीं शताब्दी के आरंभ में नर्मदा नदी के उत्तर में मालवा क्षेत्र में हुआ था। उपेंद्र अथवा कृष्ण राज द्वारा किया गया था। इस वंश के शासक प्रारंभ में प्रतिहारों के अधीन या प्रतिहारों के सामंत हुआ करते थे। प्रतिहारों के सामंत के रूप में आगे चलकर इनकी परमार वंश की स्थापना होती है। परमार वंश का प्रथम स्वतंत्र और शक्तिशाली शासक सीयक था। सीयक जिसे हम श्रीहर्ष भी कहते हैं। और परमारों की प्रारंभिक राजधानी उज्जैन थी जो बाद में धार हो गई, धार। फिर इसके प्रमुख शासक देख लेते हैं। प्रमुख शासक में वाकपति मुंज जो था 973 से 995 ईस्वी तक था। ये मालवा के परमारों में बहुत उत्कर्ष काल माना जाता है। वह मुंज कला व साहित्य का महान संरक्षक था। उसने धार में मुंज सागर झील का भी निर्माण करवाया था। कहा जाता है कि ये वाकपति मुंज जो था परमार शासक, ये हूणों को भी पराजित किया था। मुंज जो है सफल विजेता होने के साथ साथ ही कवियों द्वारा विद्वान व आश्रयदाता को भी देते थे। उसके दरबार में पदम गुप्त, धनंजय, धनिक, हलायुध नामक विद्वान रहते थे। फिर राजा भोज, देखो मिहिर भोज को लेकर कंफ्यूज नहीं होना। मिहिर भोज जो है ये प्रतिहारों के समय में 850 से 885 के बीच में लगभग शासन करते थे। लेकिन ये यहाँ पर राजा भोज है, ये परमार शासक है। ये भोज मालवा के परमार वंश का यशस्वी राजा था। उदयपुर प्रशस्ति के अनुसार उसने तरुस्कों मतलब तुर्कों को पराजित किया और धार को अपनी राजधानी बनाया। धार को अपनी राजधानी बनाया। भोज अपनी विद्वता के कारण जो थे कविराज की उपाधि से विख्यात था। कहा जाता है कि उसने विविध विषयों चिकित्सा शास्त्र, खगोल शास्त्र, धर्म, व्याकरण, स्थापत्य शास्त्र आदि में अधीन ग्रंथों में की रचना भी किया था। और कहा जाता है कि भोज ने अपने नाम पर भोजपुर नामक नगर भी की स्थापना भी किया था। बड़े भोजसर नामक तालाब की भी को निर्मित करवाया था। अब चालुक्य वंश की बात की जाए साथ चालुक्य जो गुजरात में अपनी राजधानी इन्होंने अहनिलवाड़ को बनाया था। तो चालुक्य वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। कौन था? मूलराज प्रथम। उसने गुजरात के एक बड़े भाग को जीतकर अहिलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया। और ये शासक तो जैन धर्म के पोषक हुआ करते थे। तो इनके प्रमुख शासक में भीम प्रथम था 1022 से 1064 ईस्वी तक। 1022 से भीम प्रथम का वंश सब शक्तिशाली शासक था। उसके शासनकाल में गुजरात पर महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ था 1025 ईस्वी में। और उसने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। किसके काल में? भीम प्रथम के काल में सोमनाथ मंदिर को लूटा था एक भीम प्रथम के काल में और उसे नष्ट कर दिया था। ठीक है। फिर भीम प्रथम ने सोमनाथ मंदिर को जो पहले लकड़ी और फिर ईंटों द्वारा निर्मित था पत्थर से निर्मित करवाया। और भीम प्रथम के सेनानायक बिमल शाह ने माउंट आबू पर प्रसिद्ध जैन मंदिर दिलवाड़ा जैन मंदिर का भी निर्माण करवाया था। ये भीम प्रथम का है। फिर आता है इसका अगला शासक जयसिंह सिद्धराज। जयसिंह सिद्धराज जो मतलब कि देखो बहुत सारे शासक थे लेकिन जो महत्वपूर्ण शासक उन्हीं बात हो रहा है। जयसिंह सिद्धराज 1094 से 1143 ईस्वी तक शासन रहा। जयसिंह ने सिद्धराज की उपाधि धारण की। और कहा जाता है कि प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद्र उसके दरबार में रहते थे। प्रसिद्ध जैन आचार्य जो हेमचंद्र किसके दरबार में रहते थे? जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। सिद्धराज स्वयं शैव धर्म का था लेकिन वह जैन विद्वान हेमचंद्र का सम्मान करता था। कुमारपाल 1143 से 1172 ईस्वी तक शासन करते हैं। फिर उसके बाद अजयपाल शासक बनता है। अजयपाल 1172 से 1176 तक। अजयपाल जो था ये कुमारपाल का ही उत्तराधिकारी था। इसके काल में महत्वपूर्ण ये बात हो गई थी घटना कि उसके शासनकाल में शैव धर्म और जैन धर्म अवलंबियों के मध्य गृहयुद्ध आरंभ हो गया था। जिसके कारण क्या था? अनेक जैन भिक्षुओं की हत्या कर दी गई थी और अनेक जैन मंदिरों को नष्ट कर दिया गया था। अन्य शासक बात की जाए मूलराज द्वितीय 1176 से 1178 ईस्वी तक। भीम द्वितीय 1178 से 1195 ईस्वी तक प्रमुख शासक थे। तो भीम द्वितीय के बारे में यह है कि जो मूलराज द्वितीय ने 1178 ईस्वी में आबू पर्वत के निकट मोहम्मद गोरी को हराया था। कौन हराया था? मूलराज द्वितीय ने। और चालुक्य वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। और इसमें भीमराज द्वितीय जो है 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को जो गुजरात आक्रमण हुआ था उसका, जो गुजरात पहले तराइन युद्ध के पहले गुजरात रास्ते से आया था ना,
तो इसमें भीमराज द्वितीय ने उसको हराया था। फिर 1195 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुजरात पर आक्रमण कर अहिलवाड़ पर अधिकार कर लिया, खत्म कर दिया कहानी। तो साथ ही ये हो गया कि ये कौन शासक हो गया, ये गुजरात के अहिलवाड़ हो गए। कुछ और प्रमुख शासक हैं, जैसे कि गुप्तोत्तरकालीन अन्य राजवंश की बात करें तो गौड़ वंश है। गौड़ जो बंगाल का राजवंश था ना, शशांक गौड़ इसका सबसे शक्तिशाली प्रतापी राजा था, शक्तिशाली, ठीक है, प्रतापी राजा था। कौन? गौड़ वंश के। आपको पता ही है कि इसमें शशांक ने हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन का वध कर दिया था। तो इसके पश्चात हर्षवर्धन ने शशांक को पराजित किया और उसकी महत्वाकांक्षा को बंगाल तक सीमित कर दिया। आगे चलकर शशांक के बाद गौड़ वंश का पतन हो गया। इसी वंश के क्षत्रिय ने बंगाल के समृद्ध शक्तिशाली पाल वंश की नींव रखी। तो इसी वंश के जो क्षत्रियों ने आगे चलकर पाल वंश की नींव रखी थी शशांक के खत्म होने के बाद। पाल वंश के अनेक शिलालेख में ये सब मिलते हैं, ठीक है, पाल वंश। फिर अन्य शासक की बात की जाए साथ, वल्लभी के मैत्रक वंश, ये गुप्तोत्तर काल के भी शासक थे। जब मैत्रक वंश की स्थापना भट्टारक ने की थी। कौन? भट्टारक ने। ये गुप्तों के अधीन सामंत हुआ करते थे, लेकिन भट्टारक ने जब गुप्त वंश का पतन का लाभ उठाकर स्वयं को गुजरात और सौराष्ट्र का शासक घोषित कर दिया और वल्लभी को अपनी राजधानी बनाई। आपको पता है कि वल्लभी बौद्ध धर्म एवं शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। फिर कलचूरी का चेदी वंश बड़ा फेमस है। कलचूरी का चेदी वंश का स्थापना कुक्कल प्रथम ने किया था। कौन? कुक्कल प्रथम ने। उसने त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया, त्रिपुरी को अपनी राजधानी बनाया। और इसमें प्रमुख शासक थे गांगेय देव, जो 1019 से 1040 ईस्वी तक इस वंश का सबसे प्रतापी राजा था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, ठीक है, चेदी वंश। फिर एक अन्य शासकों में आता है कि जो गुप्तोत्तर काल में पूर्वी गंग वंश, पूर्वी गंग वंश का सर्वाधिक प्रतापी राजा अनंत वर्मा चोडगंग था। उसने 976 से 1048 तक शासन किया था। पूर्वी गंग वंश के शासक धर्म कला के लिए महान संरक्षक माने जाते हैं। अनंत वर्मा चोडगंग ने पुरी के प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था, अनंत वर्मा चोडगंग ने। और पूर्वी गंग वंश के शासकों ने ही कोड़ाड़ का सूर्य मंदिर का भी विख्यात मंदिर बनवाया था, ठीक है। फिर साथ ही काकतीय वंश कहा जाता है। काकतीय वंश के ध्वंसावशेष पे इसकी स्थापना हुई थी विजयनगर के ध्वंसावशेष पर मैसूर का स्थापना हुआ था। तो उसी प्रकार काकतीय वंश के जो कल्याणी के चालुक्य वंश के उत्कर्ष काल में काकतीय वंश के राजा चालुक्यों के सामंत के रूप में अपने राज्य का शासन करते थे, सामंत के रूप में। लेकिन जब चालुक्य का थोड़ा जब पतन होता है तो वो स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगता है हर कोई। तो जब चालुक्य साम्राज्य का विघटन होता है तो काकतीय वंश के शासक थे प्रोल द्वितीय, तो उन्होंने अपने आप को चालुक्य की अधीनता से मुक्त कर दिया और स्वतंत्र रूप से शासन करने लगे, ठीक है, ठीक है दोस्त। फिर उन्होंने क्या किया कि गोदावरी और कृष्णा नदियों के बीच प्रदेश पर अपना एक छत्र शासन स्थापित कर लिया। रुद्र प्रथम इस काकतीय वंश के थे। वारंगल को काकतीय राज्य की राजधानी बनाया। काकतीय राज्य की राजधानी वारंगल को। रुद्र प्रथम काकतीय वंश के सबसे योग्य साहसी शासक माने जाते थे। रुद्र प्रथम के बाद महादेव, गणपति, ये सब शासक बने। गणपति ने विदेशी व्यापार को अत्यधिक प्रोत्साहन दिया। उन्होंने विभिन्न तटकरों को समाप्त कर दिया। और मोटुपल्ली आंध्र प्रदेश उसके काल का प्रमुख बंदरगाह था। मोटुपल्ली, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ चुका है मोटुपल्ली से, पूर्वी तट का था। फिर होयसल वंश देवगिरी की यादव वंश के समान ही था और ये द्वार समुद्र के यादव कुल के था। तो होयसलों ने अपनी राजधानी द्वार समुद्र को बनाया था। तो होयसल का सबसे अंतिम शासक बीरबल्लाल तृतीय को माना जाता है, बीरबल्लाल तृतीय को। और इसकी स्थापना होयसल वंश का चालुक्य नरेश सोमेश्वर तृतीय के समय में इस वंश को विष्णुवर्धन ने अपने को स्वतंत्र कर लिया और चालुक्य राज्य को जीतकर अपनी शक्ति का विस्तार किया विष्णुवर्धन ने। तो विष्णुवर्धन के शासनकाल में बना होयलेश्वर का प्राचीन मंदिर सर्वाधिक प्रसिद्ध है। क्या? होयलेश्वर का प्राचीन मंदिर बहुत प्रसिद्ध है भाई। अगर महत्वपूर्ण जो राजपूत राज्य थे, अगर इनकी राजवंश और राजधानियाँ देख ली जाए तो अजमेर में कौन थे? चौहान थे। अजमेर में चौहान, दिल्ली में तोमर, बुंदेलखंड जीजाभुक्ति में ये चंदेल, कहाँ के थे? जीजाभुक्ति बुंदेलखंड। कलचूरी के त्रिपुरी हम देख लिए, कलचूरी का त्रिपुरी। गढ़वालों का राजधानी कन्नौज। चालुक्य सोलंकी गुजरात में थे और मालवा के परमार थे। तो साथी ये रहा कुछ प्रमुख वंश थे। अब इसकी एक लिस्टिंग और वीडियो देखेंगे जो और कुछ से पल्लव वंश, उसके साथ उस समय गुप्तोत्तर काल के बाद पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश ना, जो चालुक्य का कुछ क्रम, ठीक है, और हर्षवर्धन, ये सब करके एक 15-20 मिनट में एक वीडियो और बन जाए
तो हमें लगता है कि ये क्षेत्र का जो एक वहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, ये टेंशन खत्म हो जाए। 30-40 मिनट में एक बार रिवीजन करके चले जाओ एग्जाम में, एक दो क्वेश्चन बन जाने का। ठीक है, तो ये रहा वीडियो। दैट्स दोस्तों, कैसा रहा बताइएगा, आप लोग कमेंट शेयर करिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्त, मेहनत भी हो रही है। और अगर आपको ठीक लगे तो लाइक शेयर करिए, अपने दोस्तों को भी शेयर करिए और बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए यार। दिल कहे तो, मन कहे, कंटेंट ठीक लगे तो करना, नहीं तो नहीं करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कंटेंट ठीक लगे, काम का हो तो कर लीजिएगा, नहीं हो कोई बात नहीं, कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, जय हिंद, जय खंड भारत।